नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी दिस वीक। आइए लेकर चलते हैं आपको इस हफ्ते की सुर्खियों की ओर। आवारा पशु पर योगी सरकार का मेगा प्लान, गौशालाओं के लिए बनेंगे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। जून में बनारस देश को देगा कचरे से कोयला बनाने का प्लांट, शुरू हुआ परीक्षण। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा ऐसी कार्य योजना पर अमल करे कि गंदा पानी गंगा यमुना में ना जाए। वाराणसी टेंट सिटी की तर्ज पर राजदरी में बनेगा टेंट निवास। मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी अब लगेगी ऐप से। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में गाय और मवेशियों को बेहतर आश्रय प्रदान करने के लिए योगी सरकार टीपीपी मॉडल पर बने गौ आश्रयों को शुरू करने की योजना बना रही है। यही नहीं, सरकार गाय आश्रयों को अपनी आय उत्पन्न करने के लिए आत्मनिर्भर भी बनाएगी। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार 20वीं पशुधन गणना से पता चलता है कि देश में 50.21 लाख आवारा मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। इसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इनकी संख्या 11.84 लाख है। देश भर में आवारा पशुओं को पालने की वार्षिक लागत पर ध्यान दिया जाए तो ये करीब 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मवेशियों की वध पर प्रतिबंध और गौरक्षकों के डर से आवारा पशुओं की समस्या तेजी से बढ़ी है और यूपी में दूध न देने वाले पशुओं को पालना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहायता योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत आवारा पशुओं को रखने वाले लोगों को राज्य सरकार प्रतिदिन 30 रुपए देती है। राज्य सरकार ने इस योजना पर करीब 109.5 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर 2021 तक 53,522 लोगों को 98,205 मवेशी दिए जा चुके हैं। हालांकि अगर इसकी तुलना उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या से करें तो ये बहुत कम है, यानी सरकार को अभी इस पर और काम करने की जरूरत है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। धर्म संस्कृति के लिए विख्यात बनारस अब देश को कचरे से कोयला बनाने का मंत्र भी देगा। कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट बनारस के रमना में निर्माणाधीन है। प्लांट की एक इकाई को जून तक शुरू करने की कवायद में नगर निगम जुटा हुआ है। प्लांट शुरू होने पर हर दिन 600 टन कचरे से 200 टन कोयले का उत्पादन हो सकेगा। कचरे से कोयला बनाने वाला ये देश का पहला प्लांट होगा। इसका निर्माण एनटीपीसी की ओर से कराया जा रहा है। जून महीने के अंत तक प्लांट की पहली इकाई शुरू की जाएगी। उत्पादन के बाद कोयले को आसपास के जिलों में संबंधित कंपनियों को बेचा जाएगा। वाराणसी में आम दिनों में प्रतिदिन 600 टन और खास मौकों पर 800 टन कचरा निकलता है। 3 साल के ट्रायल पर यदि ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य प्रदेशों में भी प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट निर्माण आगामी 25 साल को ध्यान में रखकर किया जा चुका है। प्लांट की क्षमता 800 टन से अधिक कचरा प्रसंस्करण की होगी। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार से कहा है कि अगले महाकुंभ से पहले ऐसी कार्य योजना पर अमल करें जिससे मेला क्षेत्र व शहर का गंदा पानी सीधे गंगा यमुना में न जाए। राज्य सरकार आगामी महाकुंभ को देखते हुए मेगा योजना तैयार करने पर विचार कर रही है। कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या मेला क्षेत्र में अस्थायी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा सकता है, जिससे कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से होने वाली गंदगी गंगा में न जा सके। मेला प्राधिकरण से इस पर कोर्ट ने हल्फनामा मांगा है। कोर्ट ने मेले के दौरान कानपुर व प्रयागराज के बीच गंगा प्रवाह व जल की गुणवत्ता की नियमित जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। पूछा कि प्रयागराज की पूरी सीवर लाइन को कितने समय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया जाएगा और शहर की आबादी और उत्सर्जन को ध्यान में रखकर प्लांट तैयार किया जाए। प्लांट के ओवरफ्लो होने की जानकारी मिलने पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने पॉलिथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की निगरानी करने के निर्देश दिए और कहा कि कोर्ट का काम प्रशासन चलाना नहीं है। कोर्ट ने बायो रेमेडियल सिस्टम से नालों के शोधन की पूरी प्रक्रिया का पालन न करने को धोखा बताया। कहा कि गंगा यमुना में नालों का गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। 16 साल से याचिका की सुनवाई हो रही है। केंद्र राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन गंगा प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं दिखाई देता। कोर्ट ने कहा कि स्नान पर्व शुरू हो गया है, गंगा जल तो पीने और आचमन योग्य नहीं है। एसटीपी ओवरफ्लो है और उससे गंदा पानी सीधे गंगा में जा रहा है। प्रयागराज में 76 नाले हैं, जिसमें 16 नालों का शोधन एसटीपी में हो रहा है, वो भी ओवरफ्लो है। बाकी नालों को टैप किया गया है। शासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। कुंभ से पहले काफी कुछ किया जाना है। फाफा मऊ, झूसी और नैनी में 3 एसटीपी बना दी गई है। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। वाराणसी के गंगा घाट रेती पर बने टेंट सिटी की तर्ज पर चंदौली के राजदरी वाटरफॉल के पास टेंट निवास बनाया जाएगा। इसके अलावा राजदरी में ही 30 करोड़ से रिजॉर्ट और चकिया में 13 करोड़ से वेलनेस सेंटर बनेगा। कटेसर में 85 करोड़ से वाराणसी के 5 स्टार होटल की तरह होटल के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को आवेदन मिल चुका है।
नवीन पर्यटन नीति के अनुसार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ के निवेश और 10 लाख लोगों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए व्यवसायियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि व्यवसायी इसमें काफी रुचि ले रहे हैं और मात्र 1 महीने में 125 करोड़ का निवेश हो चुका है। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। अब मनरेगा के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के माध्यम से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था ग्राम विकास विभाग कर रहा है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप की अगर बात की जाए तो ये ऐप ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से कैप्चर करने को 1 जनवरी 2023 से यूनिवर्सल बना दिया गया है। इसी साल से मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी इस ऐप के माध्यम से लगने लगेगी। आयुक्त ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का हवाला देते हुए लिखा है कि श्रमिकों की उपस्थिति को ऐप के माध्यम से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसकी समीक्षा प्रत्येक सप्ताह विकास खंड स्तर पर की जाए। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको ये जानकारी कितनी पसंद आई कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगले सप्ताह नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।